चलिए, जय हिंद सभी को। सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम लोग जो पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था संप्रेषण। हम लोग आज भी उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो है संप्रेषण के कारक। सामान्यतः देखा जाता है तो संप्रेषण जो प्रक्रिया होती है वो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में ही कहीं ना कहीं चलती है, और प्रेषक के अंदर कुछ प्रतिकूल वातावरण और कह सकते हैं कि अनुपयुक्त वातावरण या फिर कुछ बाधक तत्व आ जाने से संप्रेषण को हम उतना गति प्रदान नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए, और इसी बाधा के उत्पन्न होने से जो संप्रेषण होता है वो टूट जाता है। और सने सने आप देखेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया जो प्रभावशाली होनी चाहिए थी वो उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाई। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं बाधक तत्वों की बात करेंगे, कारकों की बात करेंगे जो संप्रेषण में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला नाम इसमें आता है, वो नाम आता है आपका संवेग व भावनाएं। ठीक है, संवेग और भावनाएं। जब व्यक्ति किसी भी बात या शब्द को सुनता है तो हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपने अपने विचार होते हैं, और उसी के अनुसार वो हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार उस शब्द पे सोचता है, विचारता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये विभिन्न प्रकार के जो सोच होते हैं उसमें से आप देखे होंगे कि उस शब्द के लिए जो अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करता है सही माना जाता है, और जो कहीं ना कहीं उसके लिए अगर प्रतिकूल संवेगों का प्रयोग करता है या फिर भावनाओं का प्रयोग करता है तो वो गलत सिद्ध होता है। और गलत जब कह सकते हैं संवेग आप प्रस्तुत करते हैं तो सही बात या सही शब्द होने के बावजूद भी वो जो आपके संवेग थे, गलत संवेग थे, उसकी वजह से उस शब्द का अर्थ अलग निकलता है। तो इसलिए जब भी संप्रेषण करना चाहिए या किसी से बात करना चाहिए तो आपको अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कि जैसे कि मैं अगर कहूँ कि दो व्यक्ति हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते संवेगों का उतना आप देखे होंगे कि मान लीजिए समय रहते वो उग्र हो जाते हैं या क्रोध हो गए, तो अब वही बात अच्छी कर रहे हैं लेकिन जब आप आवेश में आकर के क्रोध होकर के जब बातों को प्रस्तुत करते हैं तो वही उसका अर्थ बदलने लगता है। ठीक है, और एक समय परिस्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर आपस में ही विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो एक दूसरे की वो बातें ही अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए संवेग और भावनाएं संप्रेषण में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारक या फैक्टर समझ में आता है, जिसके गलत होने से बात संप्रेषण हमारा सही नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरी अगर बात देखते हैं तो पारिस्थितिक संदर्भ। पारिस्थितिक संदर्भ, ठीक है, जब शब्द या कह सकते हैं वाक्य का अर्थ आप परिस्थितियों के संदर्भ से हट जाए या हटा करके देखा जाता है ना, तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमने उसका अर्थ था उस अर्थ को क्या किया, हमने बदल दिया। अर्थ को क्या किया गया, यहाँ पर बदल दिया गया, और उसका जो अर्थ आप बदल दिए तो अर्थ का क्या हो जाता है, वो अनर्थ हो जाता है। तब एक्चुअल में जिस शब्द का या फिर बात का आप अर्थ निकालना चाह रहे थे वो आप निकाल नहीं रहे हैं बल्कि उसका दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं, तो उसका पारिस्थितिक संदर्भ ही आपने क्या किया, चेंज कर दिया। और जब आप चेंज कर देते हैं तो अर्थ बदलने पर वो कहीं ना कहीं संप्रेषण सही नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ उदाहरण के रूप में आपको बताऊँ कि मान लीजिए मैंने कहा कि किसी बच्चे ने आया और मुझसे कहा कि सर मैं कल छुट्टी लेना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे कोई काम है जिसके लिए मैं कल विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, कल मुझे छुट्टी दे दें सर आप। तो मैंने कहा कि ठीक है जाओ छुट्टी है ना। तो अब जा कर के किसी ने पूछा कि क्या है, क्या सर से बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि कल छुट्टी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ बदल जाएगा।
अब उसने कहा कि कल छुट्टी है और दूसरे व्यक्ति ने जाकर के पूरे क्लास से कह दिया कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, सर ने बताया। अब वो क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको अर्थ जो है या शब्द जो है या बात जो है उसको आपको समझना होगा, अन्यथा जो पारिस्थितिक संदर्भ है उसके बदल जाने से उसका स्वरूप ही बदल जाता है, तो संप्रेषण भी बदल जाता है। जैसे आजकल भी लोग बातचीत करते हैं आपस में ही, तो जब दूसरे तक वो बात पहुंचानी रहती है ना, तो लोग क्या करते हैं, मिर्च मसाला कुछ उसमें लगा करके जोड़ तोड़ करके प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे उसका अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है ना। तो दूसरे जगह जब ट्रांसफ़र हुआ, जब वो बात रखी गई तो उसको तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत किया गया, या उसी अर्थ को दूसरे वे में प्रस्तुत किया गया, और वो अगला जो ग्रहण करता था वो उतने अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं किया, तो उसका क्या किया गया, अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसा संप्रेषण भी क्या करता है, प्रभावित करता है प्यारे बच्चों। ठीक है। तीसरी बात, भाषा। ठीक, तो अगर भाषा की बात करें तो एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं ना, और जब हम बात करते हैं तो वो किसी भी शब्द का कहाँ पर किस तरीके से या किस लिए प्रयोग किया गया है उसको पहले समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तब भाषा भी क्या करती है, प्रभावित कर सकती है, क्योंकि एक ही शब्द का कई जगहों पर कई तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो उस शब्द को कहीं ना कहीं आपको समझना आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो भाषा भी क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ एक शब्द है अच्छा ना, आपने पीके मूवी देखा होगा जिसमें इसी शब्द को 3-4 रूपों में प्रस्तुत करता है कि भारत में लोग इसी अच्छा शब्द को, अगर मान लीजिए आप क्रोधित हैं, दूसरे से संप्रेषण कर रहे हैं ना, तो कहेंगे अच्छा मुझे सिखा रहे हो, तो ये क्या है, उसी शब्द को क्या किया गया, थोड़ा अलग वे में बोला गया। अगर आप दुखी हैं तो अच्छा, ठीक ही कह रहे हो, जो सही है, अच्छा है, ऐसा आप बोल देते हैं। तो इसी शब्द को आपने क्या किया, कई रूपों में प्रस्तुत किया, तो भाषा क्या है, बदल गई। इसी अच्छा को आप क्या कर रहे हैं, कई भाषा में प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो संदेश देना चाहता था वो संदेश सही ढंग से नहीं दे पाएगा। चौथी चीज जो है वो है शोर। ठीक, या शोरगुल कह सकते हैं, सिर्फ शोर से आप नहीं समझेंगे, शोरगुल। ठीक है, अगर शोरगुल की बात करें तो शोर भी क्या होता है, संप्रेषण को काफ़ी प्रभावित करता है। अगर देखें तो जैसे मान लीजिए कक्षा में संप्रेषण कार्य किया जा रहा है, बच्चों को शिक्षण कार्य किया जा रहा है, तो उसमें संप्रेषण हो ही रहा है ना, तो और उसी संप्रेषण के दौरान रास्ते से मान लीजिए डीजे खूब तेजी से बज रहा है, खूब शोरगुल आवाज़ हो रहा है, तो जो हम संप्रेषण करके बच्चों को समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो शोरगुल ध्वनि की वजह से बच्चों को उतने स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देगा, तो वो गलत भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलत ज्ञान भी ग्रहण कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्लासरूम का अभाव होने के कारण मैं अगर यहाँ पे इस क्लासरूम में शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, और शिक्षण कार्य अगर कर रहा हूँ तो बाहर मान लीजिए बच्चे इसी क्लास में टीचिंग करने के लिए आने वाले हैं, 5 मिनट पहले ही दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, तो वो लगेंगे आपस में ही बात करने, तो जो बात मैं बच्चों को बता रहा हूँ वो बात उन बच्चों के शोर की वजह से हमारे क्लास में बैठे बच्चों को अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं सुनाई देगा, तो वो भी बाधा का कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है। या फिर कह सकते हैं जैसे कि कुछ ऐसे समय पे मंदिरों में जो गीत संगीत बजते हैं, या फिर गाड़ी मोटर की जो आवाज़ें होती हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो नमाज पढ़े जाते हैं, जो भोपा लगा रहता है ना, उसकी वजह से भी अगर जो कुछ अच्छी बातें आप बता रहे हैं उसी समय पे ये ध्वनि अगर आई तो क्लास में बैठे कुछ बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं सुनाई देगा, तो शोरगुल कह सकते हैं, वातावरण भी आपको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 5वां है आपका रुचि का अभाव। रुचि का अभाव, ठीक है, देखिए संप्रेषण जब भी किया जाता है तो उसमें 2 लोगों का सबसे बड़ा कह सकते हैं सेतु का काम करते हैं,
एक तो होता है आपका प्रेषक और दूसरा होता है प्राप्तकर्ता। ठीक, इन्हीं के दोनों के बीच में क्या होता है, ये संप्रेषण प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्राप्तकर्ता में श्रोता के रूप में कोई भी हो सकता है, जो सुनने वाला है, तो जो ग्रहण करने वाला है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अगर इसके अंदर रुचि नहीं होगी, रुचि का अभाव होगा ना, तो आप कितना हो अच्छी अच्छी बातें उसको बता लीजिए, समझा दीजिए, लेकिन ये आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, तो हमारा संप्रेषण कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। तो इसलिए जब भी हमें कुछ भी संप्रेषण करना चाहिए तो पहले प्राप्तकर्ता के अंदर वो रुचि होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, तभी कहीं ना कहीं हमारा संप्रेषण प्रभावशाली हो सकता है। अन्यथा अगर ये निष्क्रिय हो गया, सक्रिय नहीं है, सहभागिता नहीं दिखा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं हमारा संप्रेषण क्या हो जाएगा, वो बाधा उत्पन्न मानेंगे कि कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसको क्या होना चाहिए, रुचि लेने वाला होना चाहिए। किसी भी कारणवश से हो सकता है कि ये रुचि न ले, तो उसके कारणों को पहले पता लगा करके उसके आधार पे हमको रुचि पैदा करके तब संप्रेषण कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। फिर उसके पश्चात है आपका संप्रेषण माध्यम की कमी। संप्रेषण माध्यम की कमी। अगर हम संप्रेषण माध्यम की बात करते हैं तो आप देखिए कि मीडियम जिसके द्वारा श्रोता क्या करते हैं, सुनते हैं, या प्राप्तकर्ता जो है वो ग्रहण करता है, जो भी प्रेषक उसको ज्ञान दे रहा है, सूचनाएं दे रहा है, तथ्यों के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें कमी हो गई माध्यम में, तो कहीं ना कहीं संप्रेषण हमारा प्रभावित होगा। तो जो हम ज्ञान का, सूचनाओं का विनिमय कर रहे हैं, मतलब आदान प्रदान कर रहे हैं, वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। हमारी सूचना वहीं पे क्या हो जाएगी, भंग हो सकती है। ठीक है, या टूट सकती है जो हम दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं। जैसे अगर एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं, जैसे आज कोरोना काल में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे जैसे चैनल का निर्माण किया गया था, ऐप का निर्माण किया गया था, उसके थ्रू बच्चों को सिखाया जा रहा था ना। मीडिया थे जिसमें मोबाइल का बहुत बड़ा रोल था। मोबाइल पे एक ग्रुप बनते थे, ग्रुप के माध्यम से एक लिंक भेजी जाती थी, लिंक पे बच्चे ऑन करके और टीचर से जुड़ते थे और वहीं पे बताई जाती थी। एक माध्यम हुआ करता था ना संप्रेषण का, क्योंकि कोरोना काल में कॉलेज नहीं खुला करते थे तो, या स्कूल नहीं खुलते थे, तो अब यहाँ पे क्या है ना, हम जिसके माध्यम से जुड़े हैं उस माध्यम में अगर कमी आ गई, जैसे कि कुछ भी बाधा उत्पन्न हुआ। मैं एक जो उदाहरण दे रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि मैंने देखा उस दौरान कि बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन लिंक जो है कुछ समय के लिए बच्चों को जो मैडम बोल रही थी वो सुनाई नहीं दिया। ठीक है, और बच्चे को टेबल बताया जा रहा था, 2 का टेबल बताया जा रहा था, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10 ऐसे। ठीक है, अब जब कम्युनिकेशन टूटा उनका, जो माध्यम से जुड़े थे और वहाँ पे टूटा, उसके पश्चात ये बच्चों को साइलेंट था, नहीं सुनाई दिया, 14 16 ऐसा नहीं सुनाई दिया, और उसके बाद जब सुनाई दिया तो वो 20 सुनाई दिया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि जब सुनाई दिया तो 80 और 20 सुनाई दिया। ठीक, तो जब ये सुनाई दिया ना, तो बच्चे ने यही क्या किया, लर्न कर लिया, याद कर लिया, क्योंकि मैडम बता रही हैं। मैडम क्या होती हैं या टीचर क्या होता है, बच्चों के लिए एक आदर्श होता है, और आदर्श के रूप में जो भी टीचर बताता है बच्चे वही सीखते हैं। अब उसके बाद यही चीज़ें वो घर पे बैठ करके पढ़ने लगा, रटने लगा बच्चा। उसके घर के जो अन्य सदस्य थे उसको बता रहे हैं कि नहीं बेटा, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, या टेबल में ऐसे होता है, और उसके बाद 10 के बाद 12 आएगा। ठीक है, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। तो कह रहा है नहीं नहीं, हमारी मैडम ने बताया है
कि 10 के बाद 18 आता है। तो ये क्या हुआ, जो माध्यम था, माध्यम के कमी के कारण से ऐसा हो पाया। तो माध्यम भी कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके आधार पे हम लोग आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक बात, इतनी बात समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये उदाहरण के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद है 7वां, मान लीजिए वातावरण जनित कमियां। ठीक, देखिए वातावरण भी कहीं ना कहीं संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वातावरण में कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बरसात है, बिजली कड़क रही है, ठीक है, ठंडी ही है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में अगर क्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से संप्रेषण कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। सपोज करिए, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और उसी समय बहुत तेज बादल घेर ले और घेरने के पश्चात अंधेरा हो जाए, और क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये लाइट भी कट जाती है। ठीक, आप इन्वर्टर का भी अगर प्रयोग कर रहे हैं तो प्रकाश आ जाए, लेकिन ये फिर भी इतना अंधेरा होता है और उसके पश्चात बिजली कड़क रही है तो बच्चों को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चे ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये वातावरण जनित जो कमियां हैं उसके आधार पे भी संप्रेषण नहीं हो पाता है। मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे अपना लेकर के कॉपी ही ऐसे ऐसे हवा ले रहे हैं ना, आपकी बातों को सुनेंगे ही नहीं, अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, विद्युत है नहीं जिसके आधार पे उनको फैन चल सके या फिर उनको हवा मिल सके, तो इसलिए कॉपी को ही लेकर के ऐसे ऐसे हवा लेंगे। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें भी हैं इन्वायरमेंट में जिसके आधार पे, जब हमने बताया मुख्यतः बातें, उसके आधार पे भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद है प्राप्तकर्ता संबंधी कमी। प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां। ठीक है, अब प्राप्तकर्ता संबंधी जो कमी है, क्योंकि हमें जब भी विचार, सूचना, तथ्य दूसरों को पहुंचाना है तो उसमें प्राप्तकर्ता ही, मैंने बताया था कि बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो पहले तो प्राप्तकर्ता को ज्ञानी होना चाहिए, जिस भी विषय में उसको संप्रेषण किया जा रहा है उस विषय का कहीं ना कहीं उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, और अगर प्राप्तकर्ता का उसमें रुचि का अभाव है, या फिर उसमें कह सकते हैं कि जो सूचनाएं दे रहे हैं उस समय वो अस्वस्थ है, ठीक है, बीमार है, जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, क्लास में कोई बच्चा बैठा है और वो बीमार है, अस्वस्थ है, तेज बुखार चल रहा है उसको, तो मैं जो भी महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अस्वस्थ है, वो ये चाहता है कि कब मुझे सर छोड़ें और मैं जाऊँ घर, तुरंत दवा लूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं उसके जो प्राप्तकर्ता है, अगर उसमें कोई भी कमी है तो जो आप संप्रेषण करना चाहते हैं वो प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्राप्तकर्ता जनित भी क्या होता है, कमियां देखने को मिलती है, इसकी वजह से भी संप्रेषण कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ठीक, तो ये भी कुछ कहीं ना कहीं कारण है जिसके आधार पे प्रभावित होता है। ठीक, या फिर कह सकते हैं एक और पॉइंट ले लेते हैं इसी में कि सामग्री, संप्रेषण सामग्री में भी कमियां, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि सामग्रियों के द्वारा भी जुड़ते हैं। जैसे एक सामग्री ये मोबाइल है जिसके माध्यम से मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ये सामग्री नहीं होती तो क्या मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर पाता? या फिर सामग्री, जैसे मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, शिक्षण कार्य करने के लिए ही आप देखे होंगे कि तमाम शिक्षण साधन के भी ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए TLM के रूप में हम लेकर के आ रहे हैं बच्चों के सामने, और उस TLM की सहायता से हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को विषय वस्तु की जानकारी दे पाते हैं। ठीक है, तो वो अगर साधन नहीं होगा तो शायद हम उसके बारे में उतना अच्छे तरीके से संप्रेषण या फिर ज्ञान उसको नहीं दे पाएंगे जितना हमको देना चाहिए था। तो इस साधन की कमी से भी कहीं ना कहीं संप्रेषण नहीं हो पाता है। तो ये कुछ संप्रेषण के कारक थे।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो जिस पॉइंट को अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा उसको आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फटाफट। प्रभावी संप्रेषण के तरीके, ठीक है। अब प्रभावी हमें संप्रेषण करने के कौन कौन से तरीके हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों बिना प्रभावी संप्रेषण का हम सही या प्रभावी तरीके से अगर संप्रेषण नहीं हो पाता है तो लोग जान ही नहीं सकेंगे। तो जब किसी भी व्यक्ति को सूचना, तथ्य या फिर जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो पहुंचाने के पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, ठीक है। और उद्देश्य जब वो जो रिसीवर होता है या प्राप्तकर्ता होता है जब तक उसको प्रतिपुष्टि न प्रदान करे, ठीक है, तब तक ये माना जाता है कि हमारा संप्रेषण उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। अगर वो प्रतिपुष्टि प्रदान करता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम संप्रेषण कर रहे थे उस उद्देश्य की प्राप्ति हमने कर लिया, ठीक है। तो इसलिए इसके भी विविध प्रकार के तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। पहली चीज बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। आज जो भी शिक्षण कार्य किया जा रहा है वो बालक को केंद्र में रख करके किया जाता है। ये यहाँ पे रहेगा बालक, ठीक है। और बालक को ध्यान में रख करके ही वो प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करने के पश्चात उनके करते समय ही आप उनकी आयु का ध्यान में रखेंगे, उनकी मानसिक क्षमता का ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उनकी बौद्धिक क्षमता ध्यान में रखेंगे, जिसके आधार पे आप आकर के संप्रेषण कार्य करते हैं। अगर बालकों के उस आयु और बौद्धिक स्तर का संप्रेषण नहीं है तो बच्चे जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए टीचर को क्या चाहिए, प्रभावी संप्रेषण करने के लिए बाल केंद्रित होना जरूरी है, ठीक है, बालक केंद्र में रहेगा। उसके बाद है दूसरा उद्देश्य पूर्णता। उद्देश्य पूर्णता, ठीक, ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य पूर्ण कार्य ही स्पष्ट करता है कि हमारा संप्रेषण कितना प्रभावी तरीके से हुआ, क्योंकि आप जब भी संप्रेषण करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य में ये भी निहित होता है कि हम प्रभावी संप्रेषण करें और शिक्षण का जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्यों की पूर्ति हम कर पाएँ। तो बिना उद्देश्य का हम संप्रेषण नहीं करते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। हम भी आपके सामने आए हैं, अगर शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो मेरा भी एक मोटिव है कि जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको सिखा लूँ। तो ये उद्देश्य कहीं ना कहीं छिपा रहता है, ठीक है। उसके पश्चात है सुनियोजित। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि सुनियोजित ढंग से भली भांति प्रकार से पहले ही हमें जो भी संप्रेषण करना है उसकी प्लानिंग कर लेना चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं है तो हम सही ढंग से या प्रभावी ढंग से तरीके से संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका विषय की क्रमबद्धता। देखिए, जब भी आप संप्रेषण कार्य करते हैं प्यारे बच्चों तो विषय का क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है। बीच में अगर आप अटक जाते हैं, भूल जाते हैं, तब संप्रेषण की जो तारतम्यता है वो टूट जाती है। तो तारतम्यता टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूट जाती है तो बच्चों में भी वो जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है। तो हम जब भी संप्रेषण कार्य करें तो क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। अगर कंटिन्यू आप संप्रेषण कर रहे हैं, बोल रहे हैं
ब्लैक बोर्ड का भी यूज कर रहे हैं, दृश्य सामग्री दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही है, तो बच्चे उस विषय में ज्ञान अर्जन ज़्यादातर करेंगे। यही प्रभावी तरीका होता है संप्रेषण करने का। ठीक है, उसके पश्चात अगर देखा जाए तो क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब भी शिक्षण कार्य किया जाए, शिक्षण कार्य में संप्रेषण हो रहा है, तो सिर्फ टीचर को ही क्रियाशील नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ जो ज्ञाता है वही सिर्फ ज्ञान दे रहा है और बच्चे श्रोता के रूप में सिर्फ सुन रहे हैं, तो अंतःक्रिया तो हो नहीं रही है, बच्चे निष्क्रिय हो गए। तो उनको क्या करना है, क्रियाशील रखना है। तो जहाँ पर क्रियाशील होंगे बच्चे वहाँ ज़्यादा सीखेंगे। जहाँ पे वो प्रश्न पूछ रहे हों, फिर उत्तर भी दे रहे हों, वो आप प्रश्न पूछ रहे हो तो वो उत्तर दे रहे हों, या फिर कुछ रचनात्मक कार्य बोर्ड पे आके कर रहे हों जिसमें वो क्या कर रहे हैं, सहभागिता ले रहे हैं या क्रियाशीलता है। अगर वो क्रियाशील है, कह सकते हैं एक्टिव हैं, तो वो ज़्यादातर आपका जो संप्रेषण होगा वो प्रभावशाली माना जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात कह सकते हैं सक्रिय शिक्षण। सक्रिय शिक्षण, देखिए सक्रिय शिक्षण तभी हो सकता है या सक्रिय शिक्षण भी होना जरूरी है प्रभावी संप्रेषण में, क्योंकि सक्रिय शिक्षण में भी आप देखे होंगे कि जब भी आप शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें बच्चों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है, और जहाँ पर बच्चे निष्क्रिय हो गए तो आपका संप्रेषण वहीं पे क्या होगा, टूट जाएगा। या फिर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं और जहाँ ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े आप, हाँ, और आप मौन होकर के जहाँ ब्लैक बोर्डिंग करने लगे, तो ये भी आपकी सक्रियता क्या हो गई, टूट गई। बच्चों से आपको रिलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं पे क्या होगा, ये संप्रेषण प्रभावित होने लगेगा। तो प्रभावी संप्रेषण करने के लिए क्रियाशील होना आपको जरूरी है, सक्रिय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है सातवां, आदेशात्मक के बजाय निर्देशात्मक शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, आदेशात्मक के बजाय क्या होना चाहिए, निर्देशात्मक शिक्षण होना चाहिए। प्यारे बच्चों, देखिए जब भी आप देखें तो बच्चों को कुछ न कुछ निर्देश होना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ आदेशात्मक अगर आप दे रहे हैं बच्चों को कि प्यारे बच्चों मान लीजिए आपको ये चीज़ें करना है ना, कठोरता से आप उसका पालन करवा रहे हैं, या फिर उसमें जब कठोरता आप लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, नीरस उनमें उत्पन्न होने लगेगा। या फिर कह सकते हैं कि अगर नीरस हो जाएंगे तो वो ज़्यादातर क्रियाशील नहीं होंगे ना। तो इसलिए जब भी आप शिक्षण करें तो ऐसा करना चाहिए जिसमें सरलता हो, सहजता हो, सौहार्दता हो। अगर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो आपका संप्रेषण जो होगा वो ज़्यादातर प्रभावशाली माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आठवां, पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। देखिए संप्रेषण जब भी किया जाए तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से आधारित जब संप्रेषण करते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज जो उनका है उसके आधार पे अगर हम संप्रेषण करके बच्चों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो प्रभावशाली संप्रेषण होगा। अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक ले रहे हैं जिसका पूर्व ज्ञान हमें पता नहीं है कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, ठीक, और हम आकर के शिक्षण कार्य करने लगे और उन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आपका संप्रेषण सही ढंग से हो पाएगा या प्रभावशाली संप्रेषण हो पाएगा? शिक्षण प्रभावशाली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि उनके पूर्व ज्ञान से वो संबंधित है ही नहीं। तो इसलिए जब भी संप्रेषण करना चाहिए शिक्षण में तो पूर्व ज्ञान से संबंधित करना चाहिए। ठीक है,
ये इतनी बात सबको समझ में आया। उसके बाद है एक पॉइंट और छूट जा रहा है, अभिप्रेरणा युक्त। ठीक, अभिप्रेरणा पूर्ण। देखिए यहाँ पे समझिएगा, संपूर्ण संप्रेषण बिना मोटिवेशन का नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोटिवेशन होना जरूरी है और प्रेरित होना जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर जो उनके अनुभव हैं, जो ज्ञान है, उसके आधार पर वो सीखने पर जोर देते हैं। और टीचर को भी चाहिए कि समय समय पर कम्युनिकेशन के द्वारा उनको मोटिवेट करे कि आप ये कर सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आसानी से आप सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तभी कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान है वो आपकी ओर बना रहेगा और सीखने का भी क्रम टूटेगा नहीं। तो इसलिए अभिप्रेरणापूर्ण भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रवृत्तियों का आप डेवलपमेंट करके कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिला कि प्रभावी संप्रेषण के कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम संप्रेषण को कक्षा कक्ष में प्रभावशाली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, एक और छूट गया है, इसको बता देते हैं। जो है वो आपका पॉइंट छूट रहा है, संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करना। ठीक है, इसको भी बता देते हैं। संप्रेषण को आने वाली बाधाओं को दूर करना। ठीक है, संप्रेषण करते समय जो बाधा आ रही है उसको कैसे दूर करना है, तो उसको जानते हैं, समझते हैं। पहली चीज़, इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो सके। पहली चीज़ कि संप्रेषण में सरलता होनी चाहिए या सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए तथा स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट कह सकते हैं, भाषा का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, संप्रेषण में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको हम तभी दूर कर सकते हैं जब संप्रेषण करते समय संप्रेषण आप सरल भाषा में करें, जो कि प्राप्तकर्ता के स्तर का हो। मैं बार बार कह रहा हूं, संप्रेषण जिसके साथ हम कर रहे हैं उसके मानसिक आयु स्तर का होना चाहिए। ठीक है, तो सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए ना, तो सुबोध होना चाहिए, और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी भाषा जो होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात जो है, संप्रेषण प्रक्रिया में बाधित तत्वों पर आपकी पूरी दृष्टि होनी चाहिए, पूरी दृष्टि होनी चाहिए। तो आप देखिए, जैसे संप्रेषण जब भी आप करते हैं तो उस प्रक्रिया में जो भी बाधक तत्व आ रहे हैं उस पर आपको ध्यान में रखना होगा कि संप्रेषण करते समय क्या क्या बातें हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, तो उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो जब तक आप पूरी दृष्टि नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं बच सकते हैं। तो एक अच्छे संप्रेषण करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उन बाधक तत्वों को करना चाहिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, एक टीचर हैं ना जो कि पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाते समय वो कह रहे हैं, मतलब लिखे हुए हैं दाल, ठीक है, लेकिन पढ़ रहे हैं डाल।
द को वो क्या पढ़ते हैं, ड पढ़ते हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं, बच्चों कहो डाल। अब बच्चे भी कह रहे हैं कि डाल। ठीक, अब गुरुजी कह रहे हैं कि कह रहे हैं ना कि बच्चों कहो डाल, तो बच्चे भाई यही बोलेंगे। तो गुरुजी हम भी पढ़ रहे हैं डाल, तो कह रहे हैं नहीं नहीं डाल नहीं, डाल। तो इसका मतलब क्या है, उनका संप्रेषण सही नहीं है। वो अपने को तो लग रहा है कि हम दाल कह रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कह रहे हैं, डाल कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्वों से भी हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। कुछ संबोधन में त्रुटियां होती हैं, ठीक है, तो उन त्रुटियों से बचना चाहिए कि हमें जिस शब्द कह सकते हैं ध्वनि उच्चारण करते समय हम जिसमें कमी कर रहे हैं उन चीज़ों पे पहले ही पूर्वाभ्यास कर लें, तभी आप उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात कि श्रेष्ठ श्रवणकर्ता का गुण आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं होगी तब तक एक अच्छा संप्रेषणकर्ता आप कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो सुनने की आपके अंदर वो हैबिट होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं भाषा अधिगम में सबसे ज़्यादा जो, या फिर कह सकते हैं भाषा अधिगम करते समय बच्चे सबसे पहला जो प्रारंभ करता है वो यहीं से करता है। ये क्रम होता है, चाहे बच्चा अमेरिका में पैदा हो, चाहे लंदन में पैदा हो, चाहे हिंदुस्तान में पैदा हो, सबका भाषा सीखने का क्रम यही होता है। तो पहले क्या करता है, वो सुनता है। ठीक है, सुनने के पश्चात फिर वो बोलता है। ठीक, बोलने के पश्चात तब वो पढ़ता है। पढ़ना और बोलना दोनों में अंतर होता है। उसके पश्चात वो लिखता है। इसी क्रम में वर्ल्ड के किसी भी जगह पे बच्चा पैदा हो, भाषा सीखने का क्रम उसका यही होता है। तो जब तक आप एक अच्छे श्रवणकर्ता नहीं होंगे, सुनने वाला नहीं होंगे, तो आप अच्छे संप्रेषण भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सुनने की हैबिट आप लोग भी डालिए। कक्षा में बैठकर या कहीं भी असेंबली में या कहीं भी जनसभा में आप अगर बैठ करके सुनने की हैबिट है, किसी के बातों को सुनने की अगर आपकी हैबिट है, तो आप एक अच्छे संप्रेषणकर्ता बन सकते हैं। ठीक है, और सुनने के लिए क्या चाहिए, ध्यान पूर्वक श्रवण होना चाहिए। ध्यान पूर्वक श्रवण होना चाहिए। जो भाई महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, उनको आप क्या करिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, स्वाध्याय करिए, और हो सकता है तो उसको अपनी कॉपी पे क्या करिए, नोट करने का प्रयास भी करिए। तभी एक अच्छे आप संप्रेषणकर्ता हो सकते हैं। ठीक बात, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी आप जो बाधा हो रही है, उत्पन्न हो रही संप्रेषण करने में, उसको दूर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्दावली हैं ना जिसको आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप कहीं ना कहीं उसको सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप जो भी कोई अच्छा स्पीकर है उसको सुनिए और सुन करके वैसा बोलने का प्रयास करिए। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी वो हो पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है पांचवा, तो तथ्यों की पूर्ण श्रवण होना चाहिए। ठीक है, जब भी आपके सामने कोई तथ्य या सूचना प्रस्तुत की जा रही है, या फिर जो भी तथ्य आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसकी पूर्ण सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा सुनेंगे। कहा जाता है ना, आधा ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है, अधगल गगरी छलकत जाए। तो इसलिए आधा भी मत सुनिए किसी की बात। आप जब भी सुने तो पूरी बात सुनना चाहिए, स्पष्ट कर लेना चाहिए कि अच्छा जो बोला जा रहा है वो यही बात है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप सुने या सूचना ग्रहण करें, तथ्य नियम सिद्धांत जो भी आप सुन रहे हैं उसको पूर्ण रूप से सुनने की आपको चाहिए। ठीक है,
उसके पश्चात मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। जो भी एक चौथा था, पांचवा या छठवां जो भी है, उसके पश्चात है लिखित संदेश को गंभीरता से पठन। ध्यान दीजिएगा, जो भी लिखित संदेश है, जैसे आप लोग चिट्ठी भी पढ़ते हैं या फिर आप किताब पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी लिखित संदेश है उसको क्या करिए, गंभीरता से पढ़िए और गंभीरता से पढ़ करके उसको समझने का प्रयास करिए। जब आपकी समझ हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप देखते हैं ना, जब पढ़ते हैं, पढ़ने से और पढ़ करके जब आप उसको समझने का प्रयास करते हैं ना, तो वहाँ से ये संप्रेषण भी आप में कहीं कहीं हो रहा है ना, शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है, तभी आप सही ढंग से संप्रेषण कर सकते हैं। तो जो बच्चा पहले पढ़ता है, पढ़ने के पश्चात उसको लिखता है ना, तो लिखित यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लिखित संदेश को गंभीरता से पढ़ा जा रहा है। पढ़ने से भी क्या होता है, संप्रेषण प्रभावशाली बनाया जा सकता है या जो बाधाएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। ठीक। और एक आध बात किया जाए, अगर एक तो हमने बता ही दिया, इसको भी लिख देते हैं, उत्तम श्रवणकर्ता ही उत्तम संप्रेषण करता होता है। ठीक है, हमने कहा ना, बताया आपको कि उत्तम श्रवणकर्ता ही क्या हो सकता है, उत्तम संप्रेषण करता होता है। क्योंकि जब तक आपको सुनने की हैबिट नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सुन रहे हैं किसी को, अगर कोई उत्तम श्रवण करता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, तभी वो उत्तम संप्रेषण करता भी हो सकता है। इतनी बातें ध्यान में रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि शीघ्रता एवं संवेगों से बचिए। ठीक है, तो जब भी आप संप्रेषण करें तो पहली चीज, बहुत ज़्यादा फास्ट जिसको कह सकते हैं, तीव्र कह सकते हैं, तीव्र संप्रेषण करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से आप बोल रहे हैं तो आपकी बातें आधी सुनी जाएंगी, आधी नहीं सुन पाता है कोई। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शीघ्र रूप से बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रभावी संप्रेषण तभी होगा जब आप उसको उचित गति में प्रस्तुत करें या बोलें, संप्रेषण करें। नहीं, आप बहुत तेज़ी से बोल देंगे तो कुछ ग्रहण करेंगे बच्चे, कुछ चीज़ें ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे संवेगों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा संप्रेषण करता वही माना जाता है जो बोलने से पहले उसको सोचे, समझे, विचारे और सोच समझ विचार करके जो बातें या तथ्य प्रस्तुत की जाती हैं वो बहुत ही गहराई से लोगों के समझ में आती हैं। ठीक है, और जो मैंने कहा ना, शब्द आप प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके बारे में आपने गहराई से अध्ययन नहीं किया और कुछ भी बोल रहे हैं जिसका अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, तो वो बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये बातें थी जो आप लोगों को बताई गई। एक आध दो चीज़ें और हैं जो मैं आज आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो एक पॉइंट छूट रहा था, सोच रहे हैं इसी में आप लोगों को बता दें कि संप्रेषण के कार्य,
तो संप्रेषण के कार्य क्या होते हैं? तो पहला इसका जो कार्य होता है प्यारे बच्चों, वो ये होता है कि किसी भी तथ्यों को, सूचनाओं को, जानकारियों को हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजा जाता है। ये संप्रेषण का कार्य होता है। आप भी क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल पे जब किसी से बात करते हैं या फ़ोन लगाते हैं तो बिना अनावश्यक आप बात नहीं करते हैं। उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है कि जो भी तथ्य है, सूचना है, वो दूसरे तक क्या करें, पहुंचाएं। ठीक है, ये संप्रेषण का कार्य होता है। दूसरा कार्य क्या होता है? तो दूसरा कार्य ये होता है कि जो भी संदेश है, निर्देश है, जानकारी है, उसको हम क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं। मतलब दूसरे तक अपनी अभिव्यक्ति भेजते हैं या अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं, ये भी इसका कार्य होता है। तीसरी चीज, संप्रेषण के माध्यम से ही हम समन्वय स्थापित करते हैं, समाज में अपने आप को एडजस्टमेंट भी करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ संबंधों की जानकारी भी हमें संप्रेषण के माध्यम से ही होता है। जैसे आप महिलाओं को देखे होंगे कि एक रूम में अगर बैठी हैं तो अपना वो उस रूम में बातचीत के माध्यम से ही, संप्रेषण के माध्यम से ही उस रूम में एडजस्टमेंट कर लेती हैं या फिर सामंजस्य बैठा लेती हैं। वो आएंगे, परिचित नहीं है ना, फिर भी आएंगे तो पूछेंगे, का बहनी कहाँ घर है तोहार? हमार तो यहाँ घर, का कर यहाँ आया लल्लू है? अच्छा, हम भी यहाँ के हैं, यहाँ मेरा बहुत दिनों से ये काम अटका था इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, बहुत दौड़ा रहे हैं ये। ठीक है, आज हम निश्चय किए हैं कि अपना काम करवा के ही जाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों लोगों में बातचीत होने लगा। ठीक है, तो क्या किए, अब उस जो रूम था जिसमें 2 ही 4 लोग बैठे थे महिलाएं, अब एडजस्टमेंट कर ली। अब बेझिझक संप्रेषण एक दूसरे में हो रहा है। तो ये भी क्या हुआ, संप्रेषण के माध्यम से ही हो पाया। अगर वो वहाँ बैठी रहती है तो यहाँ पे बैठी रहती, अगर एक दूसरे में बात नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को समझ नहीं पाती कौन कहाँ से आया है, कैसे आया है ना। तो इसलिए संप्रेषण का ये भी कार्य होता है कि एक दूसरे में क्या करना, समन्वय स्थापित करना। ठीक है। एक चीज़ और होता है कि संप्रेषण किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यक्तियों से भी क्या होता है, विश्वास को भी जागृत करता है। क्योंकि आप देखिए, जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, संप्रेषण नहीं करेंगे, तब तक कह सकते हैं कि दूसरे की विचारों को, भावनाओं को आप कैसे समझ पाएंगे, तो विश्वास कैसे हो पाएगा, है कि नहीं। सिर्फ फेस देख करके, ऊपर की बनावट देख करके तो आप विश्वास करते नहीं हैं। जब तक आपके क्या न मिले, विचार न मिले, संवेग न मिले, तब तक आप दूसरे को विश्वास नहीं करते। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो 12 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो अपने दोस्तों पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनके लिए मार करना, झगड़ा करना, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसका जो समय जो व्यतीत होता है दोस्तों में होता है। क्योंकि इनके विचार, तथ्य, वो सब कुछ कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं ना। इसलिए इनका जो होता है, इस एज ग्रुप के जितने बच्चे होते हैं, ये एक दूसरे पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्ती में आप देखे होंगे, जो बातें वो घर पे नहीं शेयर करते हैं, बताते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने या एक बालक ने दूसरे बालक पे इतना विश्वास किया, और किसके माध्यम से किया, वो तो पहले भी एक दूसरे से अनजान थे ना। तो ये संप्रेषण करते करते नज़दीक आए हैं। ठीक है, तो ये बातें कहीं ना कहीं, ये भी कार्य संप्रेषण का होता है। और भी अगर संप्रेषण में देखा जाता है तो संप्रेषण माना जाता है कि 2 ध्रुवीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, बिना 2 ध्रुव के संप्रेषण होना मुश्किल है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में ही अंतःक्रिया होती है। तो ये भी इसका कार्य है संप्रेषण का। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने आपको अवगत करा दिया। अब आप लोगों को जो मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, संप्रेषण का लगभग जो है वो क्लास आपका ख़त्म हो गया है। अब संप्रेषण से आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मैं, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, शिक्षा कितने प्रकार का होता है, और शिक्षा और दर्शन में क्या अंतर होता है, ये महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको जानकारी मैं
जो है आगे जब क्लास लूँगा तो उसमें आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग अगला जो क्लास है वो मिस मत करिएगा, अन्यथा आप लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों से अवगत नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।